88 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, घर परिवार का पूरा साथ, घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, और फिर भी वो बुजुर्ग व्यक्ति रोज रोता था। तो दोस्तों, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा। अपने YouTube चैनल में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों को नेचुरल तरीके से हील कैसे करते हैं, या उनको लाइफ मोर प्रेजेंट तरीके से और एफर्टलेस तरीके से जीना कैसे सिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक केस स्टडी आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो है एक 88 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति की, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। और अगर मैं उनकी हेल्थ हिस्ट्री की बात करूँ तो उनको करीबन 20 सालों से उनकी पार्किंसन की मेडिसिन चल रही है। 10 साल पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, क्योंकि उनको कुछ हार्ट ब्लॉकेजेस का इशू था, और 10 साल से उनको कुछ सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो उनका जो हेल्थ कंडीशन था, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि वो बात करते करते बिना वजह रो पड़ते थे। तो यही कारण था कि मुझे अप्रोच किया गया, कि ताकि इस एज में उनकी और कुछ तो नहीं बट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, या कुछ योगा रूटीन उनका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमने उनका सेशन स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने उनका सेशन स्टार्ट किया, मुझे एहसास हुआ कि जो 88 इयर्स का एज है, उसकी वजह से उनके सुनने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। यहाँ तक कि उनका विज़न बहुत ब्लर है, उन्हें बहुत धुंधला ही दिखाई पड़ पाता है, और उनका जो एनर्जी लेवल है, वो कुछ भी जो एक्टिविटी है वो मुश्किल से 5-10 सेकंड के लिए ही कर पाते थे। तो जो योगा की हल्के फुल्के जो पोजेस कराने थे, उनका भी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। और कुछ ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराने के लिए सोचा तो वो हार्डली ओम चैंटिंग कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी पार्किंसन के इशू की वजह से उनका जो कंट्रोल है, कभी उनके सैलिवेट हो जाते थे, उनका सलाइवा बाहर निकलना शुरू हो जाता था, और एक उनकी जो सिर है उनका, वो काफ़ी हैंग रहता था। तो बहुत मुश्किलों से कुछ उनका जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ। और इसके पीछे मेरा ये मानना था कि ये जो सेशन हमने स्टार्ट किया है, मुझे उनकी कैपेसिटी का भी पता चल गया था कि वो कितना क्या कर पाएंगे। तो मेरा मेन फोकस था कि उनके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानूं, क्यों वो इतना इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा कौन सा ट्रॉमा उनके अंदर चल रहा है। सेशन शुरू हुए तो उनकी ट्रॉमा को समझने के लिए, या उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है जिसकी वजह से ये तकलीफ़ें हो रही हैं उनको, तो उसे मुझे गंभीरता से समझना था। तो मुझे 2 से 3 दिनों का समय लगा, और उसमें हमारा कम्युनिकेशन हुआ। मैं उन्हें कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स कराती थी, और हल्का फुल्का ही कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जस्ट अप्रोच किया। परफेक्ट तो कर ही नहीं सकते थे, तो बस वो अप्रोच कर रहे हैं ऐसा उनको सेटिस्फैक्शन मिले। तो ये शुरुआत हुई थी हमारी। तो 3 दिनों के भीतर जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ, तो उसमें मुझे ये पता चला कि वो अपने प्रेजेंट टाइम से खुश नहीं है। सेकेंडली, जो उनकी बॉडी में चेंजेस आए हैं, या उनका जो विज़न ब्लर हो गया है, जिसकी वजह से उनको कुछ भी पढ़ने में, या कुछ टीवी देखने में, या अपना समय किस तरह से व्यतीत करें, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील हो रहे थे उनको। तो वो जो चेंजेस आए थे उनके विज़न में, अभी उम्र के साथ साथ अब विज़न ब्लर होता ही है, तो वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन इस चीज़ों का था कि वो अब डिपेंडेंट हो जाएंगे, या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके हर एक बात में ऐसा दिखता था कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि वो किसी की हेल्प ले रहे हैं। तो मैं उनको पर्सनली 10 साल पहले मिली थी। तो जो उस समय उनका नेचर था,
वो काफ़ी डिसिप्लिन काइंड ऑफ व्यक्ति थे, अपने रूटीन के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था उनका, और वो हार्डली किसी से मिलते थे, और हर टाइम अपने काम में बिज़ी रहना ही उनकी हैबिट थी। तो ये कि जैसा मैंने बताया आपको कि वो अपने रूटीन के लिए बहुत डिसिप्लिन रहे हैं, और जो मैंने उनकी रूटीन को समझा, या एक तरह से उनके भीतर चलने वाले दुख को समझने के लिए मुझे उनका पूरा लाइफ समझना था। तो जो मैंने पाया कि उनका जो लाइफ है वो पूरी तरह से जिम्मेदारियों को हैंडल करने में गया है। वो एक लौते लड़के थे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और पढ़ाई बहुत अच्छा किया उन्होंने, फिर गवर्नमेंट जॉब लिया, फिर घर परिवार की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, अपने रूटीन को बरकरार रखते हुए, अपने रूटीन के प्रति उठना है तो इतने बजे उठ ही जाना है, नहाना है, रेडी होना है, पूजा करना है, टाइम टू टाइम उनका हर चीज़ चलना। और ये मतलब किसी कम टाइम के लिए नहीं था, वो कम से कम 80 सालों तक उन्होंने अपने रूटीन को बहुत स्ट्रिक्ट रखा, डिसिप्लिन रखा। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, फिर रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद उनका पार्किंसन का इशू आया, एंजियोग्राफी हुई, फिर और बाकी हेल्थ इश्यूज़ भी चलते रहे, फिर भी उन्होंने अपने डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ा। फिर फैमिली बिजनेस में आ गए, और जितना हो सका अपनी 80 साल की एज तक काम करते रहना, कुछ कम नहीं होता है। तो वो एक चीज़ मैंने पकड़ी कि ये हमेशा खुद को बिज़ी रखते थे, लोगों से सराउंडेड रहते थे, और अपने रूटीन के साथ साथ घर परिवार के काम को करना, जिम्मेदारी से करना, रिटन नोट बना करके लिखना कि ये करना है, ये करना है, ये करना, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति पर्टिकुलर रहना, ये चीज़ मैंने उनमें देखी थी, और मैंने जाना भी उनके फैमिली मेम्बर से। तो मैंने उनके केस में ये पाया कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा डिसिप्लिन से, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा है, इतना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल किया है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे इस बात का घर था कि वो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और उनकी रूटीन, उनका डिसिप्लिन छूटता था तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था। हालांकि उनकी एज 80 प्लस होने के बाद उन्होंने टीवी देखना या किताबें पढ़ना, ये सारे काम को अपना रूटीन का हिस्सा बना लिया था। अपने मॉर्निंग के रूटीन के साथ कुछ वॉक करते थे वो। पर जब वो पूरी तरह से मतलब बाहर निकलने के लिए भी उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी, और किताबें पढ़ी नहीं जा पा रही क्योंकि विज़न ब्लर हो गया है, लोगों से बात करने में दिक्कतें आने लगी क्योंकि सुनाई भी अब थोड़ा ताकत कम हो गई थी सुनने की, और टीवी नहीं देख पा रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात करनी है तो मोबाइल में नंबर डायल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जब दिक्कतें वो फेस करने लगी तो उनका दिल काफ़ी बैठने लगा, काफ़ी टूटने जैसा हो गया कि वो एक बोलते हैं कि आप सेल्फ गिल्ट में आ जाना कि अब मैं तो किसी काम का नहीं रहा, या मैं अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ। तो ये चीज़ उनके लिए इतनी बड़ी थी कि एक सुसाइडल, इंटरनली सुसाइडल थॉट कि अब तो क्या ही बचा है, अब तो जीवन ख़त्म है। तो ये चीज़ जो है उनको, इस चीज़ का जो पल पल जो एहसास था वो उनको इतना ओवर इमोशनल करता था, अंदर ही अंदर खोखला करता था। तो इनके जो ट्रॉमा का, इनके जो डिप्रेशन का जो ये 2-3 महीने से साइकिल चल रहा था, यही रीज़न था। और मैंने उनसे डिस्कस भी किया इन सब चीज़ों के बारे में, और उनकी काउंसलिंग भी ली इस पर कि एजिंग तो एक नेचुरल फिनोमिना है, एजिंग तो एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम हेल्दी है एजिंग बना सकते हैं, हम हैप्पी एजिंग बना सकते हैं। उनके केस में ये था कि कभी उन्होंने खुद को ऐसा स्पेस ही नहीं दिया कि वो अपने अंदर के इमोशंस को जान पाए, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन पर्सन थे। अपने अंदर से आने वाले किसी भी इमोशंस को वो दबा दिया करते थे। तो ये जो उनका नेचर रहा वो अब जाकर के जब वो कमज़ोर पड़े, जब उनके सेंसेस कमज़ोर पड़े, तब उनके मन ने उन पर हमला किया कि अब तो जीना वर्थ इट ही नहीं है, और
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी जो वो कभी झेल भी नहीं सकते थे। तो जैसे उन्होंने अपने अपने आप का इतना कमज़ोर रूप देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, अपने आप को हमेशा सामर्थ्यवान बनाकर रखने का एक जो उनके अंदर जज्बा था वो कहीं ना कहीं हिल गया। तो उनकी काउंसलिंग में मैंने उन्हें बोला कि हम हेल्दी एजिंग पे फोकस करेंगे। एज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो न कभी ने किसी ने बुढ़ापे को आने से रोक सका है न रोका है। बस हम एक हेल्दी एजिंग कर सकते हैं जिसमें आप खुद के लिए एक हैप्पी माइंड क्रिएट कर सकते हैं। अपने आज के जीवन को लाइक जो आपका प्रेजेंट टाइम है उसके साथ ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, और आपको ज़्यादा चैलेंजेस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपने कभी अपने आप को वो समय दिया ही नहीं कि आप अपने आप के उस कमज़ोर पार्ट को देख पाए, या आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कभी कमज़ोर पड़ूंगा या मैं कभी इस तरह से कमज़ोर पड़ूंगा कि मुझे अपने बेसिक चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब उन्हें ये बातें क्लियर हुई कि हाँ सच में ये चीज़ें तो चेंज नहीं की जा सकती हैं, लेकिन अपने जो आज की स्थिति है उसको बेस बनाकर खुशी से आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसके लिए उनकी जैसे ये बोलने में सिंपल लग रही है बातें, ये इतनी सिंपल थी नहीं। एक थॉट आ गया था दिमाग में कि हाँ चेंज तो नहीं किया जा सकता लेकिन एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इस एक्सेप्टेंस को क्रिएट करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिसेस कराई गई उनको, उनकी मेडिटेशन की काफ़ी सेशंस लिए मैंने, उसमें एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिसेस काफ़ी लिए, उनकी लाइफ को पॉइंट आउट करते हुए, और बीच बीच में वो क्वेश्चंस भी पूछते रहते थे कि ऐसा क्यों, और मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है फोकस करने में। और उनका एक और क्वेश्चन था कि मुझे मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है, भटक क्यों रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, उनकी लाइफ का ही एग्जांपल दे करके, कि आपने 80 साल तक जो खुद के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप मशीन तो है नहीं कि एक ही मोड में चलेंगे, जो प्रोग्रामिंग कर दी गई है। आप इंसान हैं और इंसान के अंदर एक बैलेंस होता है, और जो इमोशंस आपने प्रोसेस नहीं किए तो अब वो निकल रहे हैं आपकी कमी बन करके। तो उनको मैंने यही बात बोली कि हैप्पीनेस और इमोशनली बैलेंस रहने के लिए आपको खुद के साथ बैठने की प्रैक्टिस करनी होती है, खुद को फेस करने की प्रैक्टिस करनी होती है। खुद को फेस करना यानी सिर्फ जो हमारे बाहर की इन्वायरमेंट चल रही है सिर्फ उसको नहीं, जो आपके मन की आवाज़ है उसको भी सुनना, अपने साथ बैठना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि आपने कभी नहीं किया। हमेशा लगे रहे। और मन ऐसी चीज़ है कि जिसको आप जितनी प्रैक्टिस देंगे, जिस चीज़ की प्रैक्टिस देंगे, मन उसको स्वीकार करेगा। जिस चीज़ की प्रैक्टिस आपने कभी नहीं दी, मन उसको हमेशा निग्लेक्ट करेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से समझा, और जो मैं उनके सेशंस लेती थी एक्सेप्टेंस के लिए, और उनके जो बर्नआउट्स थे, उनके मन में चिड़चिड़ापन आता रहता था, तो उसको काफ़ी हम जो सेशंस है मेडिटेशन के, विजुअलाइजेशन के, हम काफ़ी सेशंस ले करके इस तरीके से उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की गई। विदिन 15-20 डेज़ के अंदर वो काफ़ी चेंजेस फील करने लगे। और ये चीज़ ऐसी भी नहीं थी क्योंकि मैं जो प्रैक्टिसेस उनको करा रही थी उस 1 घंटे के सेशन ने ही उनको इतना सारा चेंजेस दिया था। उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी चेंज हो गई थी, उनका फेस जो एकदम डल पड़ गया था वो काफ़ी स्टेबल फेस रहने लगा, और 15-20 दिनों की ऑलमोस्ट बाद उनका जो एकदम से इमोशनल हो जाना, एकदम से जो फूट पड़ने की, आंसुओं से फूट पड़ने की जो एक दिनचर्या हुआ करती थी, वो एकदम धीरे धीरे से उनका जो फेस है ज़्यादा काम और रिलैक्स रहना शुरू हो गया। तो हालांकि बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी कि ऐसा
उन्हें लगा था कि इस रूटीन से हट जाया जाए। लूज़ मोशन हो गए थे एक आध बार, एक दो बार ऐसा हुआ था, लूज़ मोशंस हो गए थे। और काफ़ी तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन ऐसे सेशंस के बाद या सेशन शुरू करते समय वो इतना ज़्यादा उनका मन भारी होता था कि उनको ऐसे लगता ही नहीं था कि वो कुछ करें। ऑब्वियसली जब व्यक्ति डिप्रेस होता है तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या हो रहा है या बुरा क्या हो रहा है। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसकी प्रैक्टिस अगर उन्होंने पहले से की होती तो आज उनको इतना जो भारीपन उनको महसूस हो रहा है उनको ये महसूस नहीं करना पड़ता। तो उनके 1 महीने का सेशन लेने के बाद वो काफ़ी स्टेबल, हैप्पी फेस आप बोलेंगे वैसा हो गया था। उनकी आवाज़ की जो एक वज़न है वो बदल चुका था। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि उनके जो बाकी हेल्थ इश्यूज़ थे वो ठीक हो गए, वो तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन पे काफ़ी लंबे समय से थे। लेकिन ये ज़रूर हुआ था कि जो उनकी नींद डिस्टर्ब रहने की वजह से, डिप्रेस रहने की वजह से उनकी जो नींद बार बार टूटती थी, कम से कम 7-8 बार उनकी रातों की नींद टूटती थी। एक तो और भी उनके इश्यूज़ थे उसके वजह से। लेकिन उन्होंने ये पाया, ये बताया अपने बातों बातों में कि उनकी जो नींद की क्वालिटी है वो अब गहरी हो गई है, अब एकदम से टूटती नहीं है या चिड़चिड़ापन नहीं आता है टूटते ही। वो काफ़ी स्टेबल फील करते हैं और जब वो नींद से उठते हैं तो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। उनकी नींद की क्वालिटी जो है गहरी। मन की शुरुआत में फिर कुछ ऐसे उनको चैलेंजेस फील हुए, लाइक जैसे एक दिन उन्होंने ऐसे बोला कि मैं सेशन तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो बीच का समय है, जो मेरा रूटीन करने के बाद जो मैं आफ्टरनून का समय है, मैं कभी सो लेता हूँ, कभी बैठ लेता हूँ, कभी इधर उधर टहलता रहता हूँ, लेकिन वो समय कटता नहीं है। और उस चीज़ की वजह से वो एक बार वापस थोड़े फ्रस्ट्रेट 1-2 दिन रहने लगे थे। और जब मैंने इसका रीज़न पूछा तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि उनका समय बीतता नहीं है। तो उसके लिए मैंने उनको एक सजेशन दिया जो उनके लिए परफेक्ट था, क्योंकि उनका विज़न ब्लर हो चुका था और वो टीवी तो देख नहीं पा रहे थे, मोबाइल चला नहीं पा रहे थे और बस टहलते रहते थे, देखते रहते थे कुछ किसी से बात हो जाए, या जो एक अकेलापन जो है उनको, वो जो 4 घंटे 5 घंटे का जो आफ्टरनून का उनका टाइम होता था इवनिंग होने तक, वो उनको बहुत अकेलापन फील करवाता था। तो मैंने उनके लिए एक बात बोली उनको, कि मैंने बोला उन्हें कि जैसे एक प्री प्राइमरी का बच्चा होता है, ऑब्वियसली जब छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन उसकी मसल्स जो है डेवलप नहीं होते, उसका विज़न इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो एक प्रॉपर अक्षर लिख सके, जो ये 3 साल के 4 साल के प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं। वैसे ही आप अपने आप को एक प्री प्राइमरी का बच्चा समझिए। और मैंने उनके लिए एक डेडिकेटेड डायरी दी, जिसमें वो उनके जो एक डिवाइन होता है, हमारा आपका हर किसी का होता है डिवाइन, जो देव होते हैं उनके पूजा पाठ तो करते ही थे हमेशा से, तो उनका आप नाम जो है मंत्र की तरह लिखिए। तो वो सिंपली उन्होंने लिखना शुरू किया। पहले तो उनको फील हुआ कि मैं कैसे लिखूँगा, मैं तो देख ही नहीं पाता हूँ, मैं तो वैसे। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप छोटा लिखिए बड़ा लिखिए, आप तो वैसे भी क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो बस आपने लिखा, आपने कुछ किया और अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए, बस उसका आनंद लीजिए। तो उन्होंने वो लिखना शुरू किया और एक डेडिकेटेड डायरी सेपरेटली उनके लिए दी गई, और हमने वो डेडिकेटेड कलर ऑफ पेन लिया और अब धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया। वो छोटा लिखते थे, बड़ा लिखते थे, धीरे धीरे लिखते लिखते मतलब उनकी मसल मेमोरी हफ्ते भर में इतनी डेवलप हो गई कि वो अब छोटे छोटे राइटिंग में भी अपने जो ईश हैं उनका वो नाम लिख पा रहे थे, और वो काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो एक सेटिस्फैक्शन उनका वहाँ से शुरू हो गया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, स्पेशली यहाँ पे मैं अपने
जो यंगस्टर्स हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो अपने 30s में जी रहे हैं, या जो अभी अभी उन्होंने अपनी कॉलेज के टाइम को शुरू किया है, या जो बच्चे हैं जो टीन एज में आ गए हैं, अगर वो इस बात को समझ भी पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे अगर उनके आसपास कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति होगा तो, कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके सेंसेस, जिससे आप इतना ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हो, इतना ज़्यादा आप टीवी में रहते हो, इतना ज़्यादा आप रील स्क्रॉल करते हो, या आप समझ लो कि आप अपनी लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अपने गोल के लिए भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो कब तक आप करोगे? कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि कुछ जिस ये 5 इंद्रियां हैं आपकी, जिसके बल पे आप ये सारे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप ओल्ड एज में आओगे ही, तो आपको वो चीज़ फील होगी कि अब मैं उसके बिना तो अधूरा हो गया हूँ। तो वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करे, इतना ज़्यादा आप अनस्टेबल ना फील करो, क्योंकि इस अनस्टेबिलिटी के चक्कर में आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हो। बहुत से जो बुजुर्ग हैं, मैं सुनती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाता है कि वो घर परिवार के लोगों से झगड़े कर लेते हैं। सास बहू के झगड़े तो आप जानते ही हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हम अंदर से दुखी होते हैं और उसकी वजह से हम घर परिवार में उस दुख को स्प्रेड कर लेते हैं। तो अपने आप को अभी से सुखी करने की प्रैक्टिस। अपने आप को सुखी करने का मतलब ये नहीं है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहें, क्योंकि कभी ना कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको सुख देना बंद कर देंगी, आपके सेंसरी ऑर्गन्स आपको सुख देना बंद कर देंगे। लेकिन जो एक अकेले बैठने का जो सुकून है, एक सॉलिट्यूड फील करना, अपने साथ बैठना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप यंग हैं, आप किसी भी चैलेंज के मोड में चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में खुद को एक्सेप्ट करना, खुद की कमजोरी को एक्सेप्ट करना, खुद की ताकत को एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक बहुत ही काइंड तरीके से एक ह्यूमन की तरह देखना, जिसके पास मन भी है, जिसके पास शरीर भी है, जिसके पास सेंसेस भी है, जो फील भी करता है, जो इमोशनल भी होता है, जो बहुत दुनिया से फाइट करने की ताकत रखता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़, तो अगर आप पहले से ही खुद के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो ये जो केस स्टडी है सिर्फ आपके साथ रिपीट नहीं होगी। जहाँ तक बात चल रही है जिनके केस स्टडी की, जिनके अब सेकेंड मंथ का ऑलमोस्ट एंडिंग आ चुका है उनके सेशंस लेते हुए, जो उनके पहले दिन का चेहरा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मन से टूटा हुआ, सुबकता हुआ चेहरा, आँखों में आंसुओं से भरा हुआ चेहरा, अब वो काफ़ी हैप्पी चेहरे में कन्वर्ट हो गया है, काफ़ी स्टेबल चेहरे में कन्वर्ट हो गया है। फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑब्वियसली 90 इयर्स की एज होने वाली है, 10 सालों में वो अपना सेंचुरी पूरा कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उनके मन में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं जीवन को लेकर के, जीवन में बहुत सारी हुई घटनाओं को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रॉमास को कभी निकाला नहीं। तो बहुत सी चीज़ें उनके मन में क्वेश्चंस करती रहती हैं कि हाँ, अब तो मैं इस तरीके से हो गया हूँ, सब कुछ स्टेबल हो गया है, फिर भी एक कोई चीज़ें उनको कचोटती रहती है। तो वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं और मैं उसका आंसर देती हूँ। लेकिन उनको ये बात तो क्लियर हो गई है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है कि जो कुछ भी है, मैं जैसा भी हूँ, आज मैं जैसा भी हूँ, ईश्वर की कृपा है। और हर दिन को वो एक नया दिन समझते हैं और हर दिन खुद को, उस नए दिन को कितने खुशी से वो जी सकते हैं, उसका एक चैलेंज लेकर चलते हैं। तो आशा है आप भी अपने जीवन को बहुत सुंदर, और हर छोटी खुशियों को इग्नोर नहीं कीजिए, उसको लेकर चलिए, क्योंकि जीवन का अंत आने आने तक ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो आपको लाइवली बनाएंगी, आपको जीवंत बनाएंगी। बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में ये छोटी छोटी खुशियों को मत छोड़िए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, मे बी किसी नए केस स्टडी के साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।
आगे भी इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ, और वीडियो को जितना हो सके अगर आप अपना समझते हैं कि इस बात को स्प्रेड करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए, तो इसे डेफिनेटली शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।